तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोगों को कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है? आज हम लोग को कैम पाथवे से स्टार्ट करना है। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद कैम पाथवे। तो इस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस जो हमारा हायर प्लांट्स वाला चैप्टर है, इसमें थोड़े ही लेक्चर बचे, जस्ट 2 और 3 लेक्चर्स मोर देन द चैप्टर विल एंड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक कैम पाथवे। तक हम लोग सब पढ़ चुके हैं। मेन टॉपिक से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया, है ना हमारा, हो गया। उसके बाद C3 साइकिल हो गई और C4 साइकिल हो गई। तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द कैम पाथवे। ओके, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द कैम पाथवे। तो कैम पाथवे का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है क्रिसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये साइकिल का नाम होता है। ठीक है, CAM, कैम। ठीक है, कैम पाथवे साइकिल का नाम होता है। अब ये जो साइकिल होती है कौन से प्लांट्स में होती है? ठीक है, जैसे हम लोगों ने C3 और C4, हालांकि इस चैप्टर में जो हम एंड में एक टेबल आता है NCERT में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो हम टेबल मार्क करेंगे, एक एक उसका कॉलम फिल करेंगे। देन ऑल्सो आई विल टेल यू व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ C3 प्लांट्स एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ C4 प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कैम प्लांट्स का थोड़ा जो है एग्जाम्पल पढ़ लेना है जिनमें कैम पाथवे होता है। ठीक है, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है पाइनएप्पल। ठीक है, पाइनएप्पल में होता है एंड अपंशिया। ओके, अपंशिया किसका साइंटिफिक नेम है? यू कैन से फॉर द कैक्टस। ओके, कैक्टस, अपंशिया, सॉरी। तो हम जैसे देखिए, जैसे हम लोगों ने बोला था जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें वो हम लोगों ने क्या बोला था, क्रैन्स एनाटमी होती है, एक स्पेशल एनाटॉमिकल फीचर होता है। उसी तरीके से जो कैम प्लांट्स होते हैं उनमें बोलते हैं, उनमें एक स्पेशल तरह का स्टोमाटा, स्पेशल तरह का तो नहीं हम बोल देते हैं, क्योंकि ऐसा स्टोमाटा होता है स्कोशियो एक्टिव स्टोमाटा। स्कोशियो एक्टिव स्टोमाटा का क्या मतलब होता है? ऐसा स्टोमाटा जो कि दिन के टाइम तो क्लोज रहेगा, मतलब अगर डे टाइम होगा तो डे टाइम में तो रहेगा क्लोज्ड, और जो नाइट टाइम होगा ना तब क्या रहेगा? तब रहेगा ओपन। वैसे अगर आप नॉर्मल प्लांट्स को देखो, अगर आप कैंप प्लांट्स को ना देखो तो क्या करते हैं, वो दिन के टाइम ओपन रहते हैं, क्योंकि सनलाइट तब पड़ती है तो लोगों को उनको CO2 चाहिए, O2 रिलीज करना, दिन के टाइम रहता है। और जब रात के टाइम हो जाता है तो ताकि लॉस ना हो अगर वगैरह वगैरह, है ना, तो क्या करते हैं, नाइट टाइम अपना स्टोमाटा ओपन कर लेते हैं। बट जो कैंप प्लांट्स होते हैं उनमें उल्टा होता है, वो डे टाइम पे अपना स्टोमाटा क्लोज रखते हैं और नाइट टाइम पे स्टोमाटा ओपन रखते हैं। अब ऐसा क्योंकि वो डे टाइम पे क्लोज रखते हैं? देखिए, आपको कैक्टस से हिंट पता चल गया होगा कि जो कैंप प्लांट्स होते हैं बहुत ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, तो डे टाइम पे वो स्टोमाटा इसलिए क्लोज रखते हैं टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशनल लॉस। ट्रांसपिरेशनल लॉस, what is transpiration? Transpiration is the loss of water from the aerial parts of plant, है ना। तो उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए डे टाइम में क्या रहते हैं, इनके स्टोमाटा क्लोज रहते हैं। ठीक है, और नाइट टाइम पे ओपन रहते हैं ताकि नॉर्मल अपना जो ही कैंप पाथवे कर पाएँ और उससे अपना खाना बना लें। ओके, तो अब हम लोगों को कैंप पाथवे का पूरा एक डायग्राम जो है वो देखना है। ठीक है, अब हम लोगों को पूरा इसका डायग्राम देखना है। ऐसा नहीं है कि डे टाइम पे कुछ नहीं करते ये प्लांट्स, सही डे टाइम पे शुगर फॉर्म होता है, और जो रात का टाइम होता है ना उसमें इसका एसिड बनता है, मतलब थोड़ा सा एसिडिफिकेशन, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है इसका, तो दैट विल स्टडी नाउ। ओके, तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका मेन प्रोसेस। ठीक है, देखिए क्या होता है, एटमॉस्फेरिक CO2 है। ठीक है, मान लीजिए सेल है कैंप प्लांट्स में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, ये सेल है मान लीजिए। अब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर आएगी। जब एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर आती है तो बाइकार्बोनेट आयंस बन जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयंस बन जाएंगे। और इसके साथ क्या आ जाएगा, PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और कौन आएगा, एंजाइम क्या होगा, पेप्केज एंजाइम। ठीक है, और क्या बन जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इतना तो हम लोगों ने मेन भी पढ़ा था, है ना, इतना तो हम लोगों ने C4 साइकिल में भी पढ़ा था कि ऐसा होता है मीसोफिल सेल में वहाँ पे। ठीक है, बंडल शीथ में रुबिस्को होता है तो वहाँ पे अभी
कैल्विन साइकिल हो गई, ठीक है, C3 साइकिल सी फूड प्लांट्स पे। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फूड प्लांट्स। यहाँ पे हम लोग कैम प्लांट्स का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बन जाएगा मेरे पास मैलिक एसिड। अभी मैलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप लोगों ने 10th क्लास पढ़ी हो तो आपने पढ़ी होगी। 10th क्लास में जब हम लोग ना फोटोसिंथेसिस, 10th क्लास में चैप्टर लाइफ प्रोसेस, उसमें छोटा सा पढ़ाते हैं। तो जब आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ाते हैं उसमें, जब आपने 10th क्लास में लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ पे भी इसका थोड़ा थोड़ा हिंट दिया है कैम पाथवे का। वहाँ लिखा गया है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, जो ज़ीरोफाइट जिनको बोलते हैं, जो डेजर्ट में रहते हैं, वो एक इंटरमीडिएट की फॉर्म में स्टोर रखते हैं अपने खाने को, और फिर जब दिन होता है, जब लाइट आती है, तो उससे वो शुगर सिंथेसाइज करते हैं। तो वो इंटरमीडिएट कौन सा, ये बात 10th क्लास की बुक में भी लिखी है, साइंस टेक्स्ट बुक में। अगर आप देखना चाहो तो अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एनीवेज, मैलिक एसिड क्या होता है, दिस इज़ द इंटरमीडिएट स्टोर्ड इन द वैक्यूल। कहाँ पे स्टोर होगा, इन द वैक्यूल, ठीक है। तो जो अभी तो पहले तक जो 10th क्लास में बोलते आ रहे हैं ना कि इंटरमीडिएट स्टोर्ड विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू द शुगर, है ना, इन द डे टाइम। तो इंटरमीडिएट कौन सा होता है, वो होता है मैलिक एसिड, ठीक है। अभी जब ये स्टोर हो गया तो फिर क्या होता है, इसका होगा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब इसमें से कार्बन निकलेगा, ठीक है, डी होगा डी कार्बोक्सिलेशन। एंड वो किसके फॉर्म में निकलेगा, CO2 की फॉर्म में। और फिर ये CO2 किस में जाएगा, केल्विन साइकिल में, और द C3 साइकिल में चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इस डी कार्बोक्सिलेशन से बनेगा मेरे पास पायरुविक एसिड, और फिर इससे होगा रीजेनरेशन, और रीजनरेशन से क्या बन जाएगा, वापस से मेरा पेप, ठीक है। तो क्या होता है, डे टाइम में हम लोग बोलते हैं, डे टाइम पे बनती है शुगर, डे टाइम पे बनती है शुगर, शुगर इज फॉर्म्ड। और जो नाइट टाइम होता है, जो रात का टाइम होता है, उस टाइम क्या बनता है, उस टाइम बनता है एसिड, एसिड फॉर्म्ड। और एसिड के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैम पाथवे। बस आपको ये भी अगेन बहुत डिटेल्ड में होता है, बट आपको अपने लेवल पे इतना ही पढ़ना है कैम पाथवे को, ठीक है। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। सो दिस वाज द कैम पाथवे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कैम पाथवे भी पढ़ लिया। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोशियो एक्टिव स्टोमाटा वाला पॉइंट, ठीक है। और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, उसमें भी 2 एग्जाम्पल है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। और अदरवाइज अपंचय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कैंप पाथवे बोल तो अपंचय आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें कैंप पाथवे में बात करें तो इसमें भी डबल कार्बोक्सिलेशन होगी, ठीक है। डबल कार्बोक्सिलेशन हो रही है, जैसे हम लोगों ने C4 में बोला था, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं इसके पॉइंट्स। इसमें भी क्या होते हैं, डबल कार्बोक्सिलेशन होगी, डबल कार्बोक्सिलेशन होगी, ठीक है। और क्या होता है, इसमें सिर्फ मीज़ोफिल इन्वॉल्व होता है, कोई बंडल शीट्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें सिर्फ ओनली मीज़ोफिल इज़ इन्वॉल्व्ड। तभी तुम लोगों ने यहाँ सारा एक ही सेल में दिखाया है। कैम पाथवे में एक ही सेल में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा और एक ही में केल्विन साइकिल चलेगी, डिकार्बोक्सिलेशन के बाद केल्विन साइकिल चलेगी। तो इसमें सिर्फ मीज़ोफिल इन्वॉल्व होता है, ओनली मीज़ोफिल सेल इज इन्वॉल्व, ओके। नाउ देयर इज नो स्पेशल, देयर इज नो स्पेशल sorry, there's no special, there's no special difference but temporal difference। स्पेशल डिफरेंस मतलब कि देखिए, सेल तो एक ही है ना, सेल तो एक ही है, मतलब सेल तो एक ही है, मेसोफिल सेल जिसमें हो रहा है। तो इसमें जैसे कि हम बोलते हैं सी फूड प्लांट्स में, उसमें था सेपरेशन कि कुछ पार्ट हो रहा है मेसोफिल सेल में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वगैरह वगैरह जो बन रहा है वो हो रहा है मेसोफिल सेल में, फिर वो ट्रांसपोर्ट होकर बंडल शीट सेल में आ रहा है, जहाँ पे आपका हो रहा है केल्विन साइकिल, C3 साइकिल। फिर रीजनरेशन के लिए फिर वो वापस चला जाता है ट्रांसपोर्ट होके आपका मेसोफिल सेल में। तो वहाँ पे क्या हम बोलते हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द सेल्स, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग स्टेप्स हो रहे हैं। बट यहाँ पे देयर इज़ नो डिफरेंस, ऐसा कोई स्पेशल डिफरेंस तो है नहीं कि एक ही सेल में हो रहा है, बट देयर इज़ टेम्पोरल डिफरेंस, राइट। टेम्पोरल डिफरेंस मतलब कि हम लोगों को पता चल रहा है कि इस प्रोसेस में अलग एंजाइम्स लगेंगे, अलग इसमें हमको प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब अलग अलग यहाँ पे प्रोसेसेस अलग अलग चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रोसेस अलग अलग चलेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का मेन टॉपिक इतना, ठीक है। सो नाउ फाइनली वी हैव कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद दैट टॉपिक। और छोटा सा टॉपिक है, मतलब 3-4 मतलब 1-2 लेक्चर्स में और कंप्लीट हो जाएगा हमारा पूरा चैप्टर ही, ठीक है। कैंप आज पे कंप्लीट हो गया।
तो अब इसके बाद हम वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड फाइनली विल एंड दिस चैप्टर। ओके, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, इसमें क्या होता है देखिए, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि मेरे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, एक तो होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल बोल दो, एक्सट्रिंसिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। और एक होते हैं मेरे इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स। ओके, एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, दूसरे होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। अब क्या होता है देखिए, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर एग्जांपल सनलाइट, उस पर डिपेंड करेगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। टेम्परेचर हो गया, CO2 कंसनट्रेशन हो गई, वाटर कंसनट्रेशन हो गई सॉइल में जिसमें प्लांट ग्रो कर रहा है। इंटरनल क्या हो जाए, इंटरनल बहुत सारे फॉर एग्जांपल है कि नंबर एंड साइज ऑफ लीव्स, नंबर एंड साइज ऑफ लीव्स। अगर नंबर ऑफ और साइज ऑफ लीव्स कम है, मतलब क्लोरोफिल कम है, क्लोरोप्लास्ट कम, तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगी। ओरिएंटेशन ऑफ, जैसे मैंने ओरिएंटेशन ऑफ लीफ हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था, जब हम लोगों ने पढ़ा था इंसिडेंट लाइट पैरेलल आएगी, परपेंडिकुलर आएगी, तो उस हिसाब से क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर अपने आप को उनके अपना ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। ठीक है, तो ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी लाइट मिलेगी तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ऑब्वियसली क्लोरोफिल अगर हाई अमाउंट में होगी, अबंडेंट अमाउंट में होगा, तभी क्या हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। इसके बाद फोर्थ फैक्टर इज इंटरनल CO2 कंसनट्रेशन। ठीक है, seafood plants are able to maintain a high internal CO2 concentration. Okay, we have studied this in the previous lecture. Now, mesophil cells and chloroplast, mesophil cells and chloroplast भी रोल प्ले करेंगे आपके इंटरनल फैक्टर्स में, और यहाँ हो जाएंगे मेरे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, अब इंटरनल फैक्टर्स में देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, दैट इज द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा फैक्टर्स में क्या है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या होता है देखिए, ये क्या होता है, डिपेंड्स, ये जेनेटिक मेकअप होता है प्लांट का। ठीक है, जेनेटिक मेकअप होता है कि जेनेटिकली उसका कैसा है, तो जेनेटिक मेकअप देखिए, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जेनेटिक मेकअप में यही आ जाता है कि नंबर एंड साइज ऑफ लीव्स कितने हैं, मतलब जितने उसका जीन्स हो, जेनेटिक मेकअप तो उसके जीन्स कोड करेगा ना कि इतने। जैसे आप देख लीजिए, कोई अगर मेरे पास एक छोटा सा, मान लो आपके पास एक है आम का पेड़ है, लंबा सा आम का पेड़ है मेरे पास, और एक है मेरे पास चिल्ली का, मतलब चिल्ली का पेड़ तो नहीं होता, इसको तुम बोलते हैं छोटी सी, हम लोगों का कितना थोड़ा सा ही चिल्ली का वो ग्रो करता है। ठीक है, ट्रीज़ की कैटेगरी में उसको नहीं लगते, हम उसको श्रब्स बोल देते हैं। ठीक है, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज बोल देते हैं। तो श्रब्स बोलते हैं कि मीडियम सी हाइट होती है चिल्ली की, आपको पता है उसका जो प्लांट होता है ज़्यादा बड़ा बड़ा तो बिल्कुल आम के पेड़ जितना तो होता ही नहीं, तना तो होता है उसका, सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह तो होता है नहीं, मतलब हाँ मॉडरेट सी हाइट का होता है, मतलब छोटी सी हाइट का होता है, और उसमें चिलीज होती है। तो अब देखिए, चिली का जो जेनेटिक मेकअप है वो मैंगो से डिफरेंट होगा ऑब्वियसली। तो मैंगो में अब देखिए कितने सारे लीव्स होते हैं मैंगो की ट्री में जब वो फ्रूट दे रहा है, और अब मान लीजिए हम चिली का भी वही लाइफ स्टेज दे रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग इसका मैंगो का अगर हम लोग अडल्ट वाला स्टेज लें, ठीक है, मतलब मान लीजिए सेनेसेंस वाला स्टेज लें, अगर हम चिल्ली का हम जुवेनाइल स्टेज लें, तो दैट विल नॉट बी फेयर, क्योंकि हम तो उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हम उनको उनकी रिस्पेक्टिव लाइफ स्टेजेस का सेम हम लोगों को उनका स्टेज लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मानूँ कि जो चिली का प्लांट है वो भी अपने सेनेसेंस के टाइम पे फेज़ में है, और जो मेरा मैंगो का प्लांट है वो भी सेनेसेंस में, या दोनों अपने जुवेनाइल फेज़ में है, तब हम उनको कंपेयर कर पाएंगे, फेयरली कंपैरिजन हो पाएगा। ठीक है, अनबाइस्ड कंपैरिजन हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर दोनों ही सेम स्टेज में, देन ऑल्सो मतलब मान लीजिए अगर मेरे चिल्ली जो है वो अपने चिलीज़ उस पर लग रहे हैं, और जो मेरा मैंगो है वो अपना फ्रूट दे रहा है, तो इन दोनों ही प्लांट्स को अगर हम कंपेयर करें तो सेम स्टेज पे दोनों अपने फ्रूट्स दे रहे हैं। ठीक है, प्लांट चिली जो अपने वो दे रहा है वेजिटेबल, तो क्या होता है इसमें हम देखते हैं कि चिली
में तो जो है उसका प्लांट, उसमें लीव्स कम होंगी, और मैंगो के पेड़ में तो कितनी सारी लीव्स होती है। तो किस चीज़ पे डिपेंड करे, इसका मतलब कि चिल्ली कम फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा उसके लीव और एज अ होल, और अगर मैंगो को एज अ होल देखें तो वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। तो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसका जेनेटिक डिस्पोजिशन जो है, वो जेनेटिक मेकअप जो है वो अलग है फ्रॉम द चिली प्लांट ऑब्वियसली, तभी वो डिफरेंट स्पीशीज है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब एक्चुअली जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मेकअप है वो तो नंबर एंड साइज ऑफ लीव्स पे डिपेंड, नंबर एंड साइज ऑफ लीव्स थी, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। हम लोगों ने एक बार इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, हम लोगों ने लिस्ट कर लिया कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब हमको एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला हमारा इसमें आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, या इसको हम बोलते हैं ब्लैकमैन लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर्स। ओके, मिनिमम फैक्टर्स। और ये ब्लैकमैन ने दिया था कौन से साल में, 1905 में, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट इफ इन अ केमिकल रिएक्शन, ओके, इट स्टेट्स इफ अ केमिकल reaction is affected by more than one factor, मतलब कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, देन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी determined by the factor which is near to its minimum वैल्यू। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए बैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, बैकमैन्स लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर्स, इसका मतलब क्या है, देखिए कोई केमिकल रिएक्शन अगर वो मोर देन वन फैक्टर पे डिपेंड करी है, तो उसका रेट ना उस फैक्टर पे डिपेंड करेगा जो कम है। क्योंकि देखिए इसका मतलब समझिए कि देखिए जो फैक्टर कम है उस पर तो रेट डिपेंड करेगा, अदरवाइज जो बाकी फैक्टर्स है वो तो हाई है, उसका तो अबंडेंस है। भाई अगर मान लो मेरे को 4 फैक्टर्स चाहिए, ठीक है, अगर 4 में से 3 फैक्टर्स जो हैं मेरे वो हाई अमाउंट में, अगर 4 में से 3 फैक्टर्स जो हैं वो हाई अमाउंट में, ठीक है, और जो एक फैक्टर है वो लो अमाउंट में है। हम लोग कहाँ पे थे कि अगर 4 फैक्टर्स पे मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन डिपेंड करे, अगर 3 अबंडेंस में, तो जो एक फैक्टर है उसी पे तो डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए बाकी 3 तो अबंडेंस में, इसके ही तो अमाउंट पे डिपेंड करेगा। अगर इसका अमाउंट कम है तो इनका भी उतना ही अमाउंट रिक्वायर होगा, उतना ही मेरा केमिकल रिएक्शन का रेट होगा। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हम बात करें वो है फोटोसिंथेसिस, मतलब जो फोटोसिंथेसिस की रेट होगी वो उस फैक्टर पर, अगर मोर देन वन फैक्टर पर डिपेंड करती है, हमको पता है उस सनलाइट पर भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, CO2 पे भी डिपेंड करती है, वाटर पर भी डिपेंड करती है। तो अगर इनमें से जो भी कम होगा अमाउंट, जो मैक्स, जो एकदम मिनिमम नियर टू इट्स मिनिमम वैल्यू होगा, उसी पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं फैक्टर्स पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमको फैक्टर पढ़ना है वो है हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है। हम लोगों ने एक्सटर्नल फैक्टर्स की लिस्ट बनाई थी, फॉर एग्जांपल सनलाइट, टेम्परेचर एंड CO2 एंड वाटर। तो हम लोगों को एक एक करके स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है लाइट। ओके, लाइट। और लाइट में भी हम लोगों के पास दो तरह के हम लोगों को पढ़ना है। लाइट में देखिए एक तो है लाइट की सबसे पहले है इंटेंसिटी, कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे हैं उस लाइट में, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे हैं। इंटेंसिटी का ये मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री और वो पढ़ी है फिजिक्स में तो बताते हैं वहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, सॉरी। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी है वो ग्राफ, हम लोग भी बना लेते हैं। इस तरह का ग्राफ है वो कुछ, हम लोग अगर ग्राफ बनाए तो ठीक है।
तो मान लीजिए ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का है पार्ट ए, ठीक है, और इतना पार्ट है बी और इतना पार्ट है सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रख रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे हम लोग रख रहे हैं लाइट इंटेंसिटी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी, ओके। यहाँ पे क्या है, लाइट इंटेंसिटी। और मान लीजिए बी से मैंने नीचे पॉइंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे डी लाइट इंटेंसिटी, और यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कब हो रही है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज हैपनिंग, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज हैपनिंग, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है ना, वो हायर लाइट इंटेंसिटी पे बिकम्स कांस्टेंट। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, हाई हो गई, तो हम बोलते हैं जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, उसका रेट, मतलब फोटोसिंथेसिस, आई थिंक योर दिस पेन इज नॉट विजिबल। सो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है ना, फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है, फोटोसिंथेसिस रेट बिकम्स कांस्टेंट एट हाई इंटेंसिटी लेवल्स, ठीक है। अगर हाई इंटेंसिटी लेवल्स होगी तो वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, वो कांस्टेंट हो जाता है। क्यों, एज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। आपको यही तो बात बताई थी, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स या लॉ ऑफ मिनिमम, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर्स में हम लोगों ने क्या बोला था कि अदर की जो मिनिमम होगा फैक्टर, जो मिनिमम जो फैक्टर कम होगा उसी पे तो रेट डिपेंड करेगी। तो फोटोसिंथेसिस की रेट जो अदर फैक्टर्स हैं, वो अदर फैक्टर क्या होगा, मिनिमम होगा, तो अदर फैक्टर पे तो डिपेंड करेगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब लाइट इंटेंसिटी तो भी बहुत हाई हो गई ना, तो लाइट इंटेंसिटी पे थोड़ी डिपेंड करेगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफ लाइट इंटेंसिटी पे बनाएंगे तो हाई पे तो कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं करा है, वो डिपेंड करा है अदर मिनिमम फैक्टर्स पे, जो फैक्टर कम हो गए हैं उन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ समझ में आ गया। और यहाँ पे जो ये डी पॉइंट होता है, दिस शोज मी सैचुरेशन, ये क्या शो करता है हम लोगों को, सैचुरेशन एट 10% लाइट, मतलब जो 10% लाइट इंटेंसिटी आ रही है उस पर सैचुरेशन शो कर रहा है, ठीक है। मतलब 10% लाइट इंटेंसिटी पे सैचुरेट हो जाता है। इसका मतलब आपको क्या बताता है ये, कि जो प्लांट होती है वो सनलाइट का बहुत कम पार्ट यूज़ करती है, ठीक है, बहुत कम एनर्जी पे, बहुत कम लाइट एनर्जी पे ही सैचुरेशन हो जाता है, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम जो रेट होती है वो रीच हो जाता है, सैचुरेशन का मतलब कि मैक्सिमम हो चुका है, ठीक है, मैक्सिमम जो पॉइंट है वो रीच हो चुका है इसका फोटोसिंथेसिस का, रिएक्शन का। हम लोग बोलते हैं इसमें क्या होता है, इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या CO2 फिक्स्ड बोल दे, क्योंकि CO2 तो फिक्स हो रही है एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में। तो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब CO2 फिक्स्ड एट लो लाइट इंटेंसिटी। मतलब जो लो लाइट इंटेंसिटी होगी उसमें क्या होता है, उसमें इंसिडेंट लाइट एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी CO2 फिक्स का जो फिक्सेशन का जो रेट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो सेम होता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब इफ़ द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस बियॉन्ड द पॉइंट, ठीक है, इंक्रीजेस, अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस बियॉन्ड द पॉइंट, तब क्या होता है, तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो क्या करती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। वो क्या करती है, ये डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, लाइट इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। अगर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का फोटो ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो टूट गया, अगर वो टूट गया तो फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो अपने आप कम होना है, ठीक है। फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल हम लोग बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, इससे फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस
डिक्रीज लिख भी चुके हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, लाइट जो होती है ना, इट्स रेयरली रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। रेयरली लिमिटिंग फैक्टर क्यों बोले, देखिए लाइट, इसको लाइट का मतलब समझिए, लाइट इज़ रेयरली लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि देखिए लाइट तो नॉर्मली अगर हम देखें अपने आसपास के प्लांट्स तो उनको तो मिल ही जाती है ना, डे टाइम में उनको काफ़ी सारी लाइट एनर्जी मिल जाती है, और लाइट एनर्जी का मैंने आपको बताया ना बहुत कम, सैचुरेशन 10% लाइट पे तो सैचुरेशन ही शो कर देता है। तो मतलब काफ़ी कम जब लाइट हो, मतलब अगर कोई बारिश वगैरह हो रही है, मानसून वगैरह का सीज़न है, एकदम अंधेरा है दिन के टाइम पे भी, तो उतनी लाइट भी काफ़ी होती है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो यूजुअल कंडीशंस में जो लाइट होती है दैट्स रेट या लिमिटिंग फैक्टर, मतलब लाइट पे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड नहीं करता, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो लाइट इज़ रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर, तो इस पे फोटोसिंथेसिस बहुत कम डिपेंड करता है, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। फोटोसिंथेसिस का रेट लिमिटिंग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब हम बोलते हैं रेयरली लिमिटिंग फैक्टर, बट जो प्लांट्स शेड में रहते हैं, जो शेडी रीजन्स में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ है, इन साउथ अमेरिका। तो ये थोड़ा ज्योग्राफी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो उन वहाँ पे जो होता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, बहुत शेडी रीजन है ना, टेम्परेट एरिया है वो, वहाँ पे बहुत शेडी रीजन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ, टेम्परेट जोन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बहुत बारिश होती है, बहुत बड़े बड़े घने घने पेड़ है। तो जो प्लांट्स जो नीचे हैं, जो कम हाइट के हैं, जो उनकी शेड में रह जाते हैं, तो उनके लिए हम बोलते हैं लाइट इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर, बट यूजुअली नॉर्मली लाइट इज़ नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर, ओके। तो सबसे पहला लाइट था एक्सटर्नल फैक्टर, उसमें लोगों ने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा लाइट की इंटेंसिटी। अब उसके बाद जो हमें दूसरा पॉइंट पढ़ना है वो है हमारे पास लाइट क्वालिटी, कि जो लाइट आ रही है उसकी क्वालिटी क्या है, जिस पे फोटोसिंथेसिस का रेट डिपेंड करेगा, ठीक है। हम लोग बोलते हैं, मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको PAR जो होता है हमारा PR फोटोसिंथेसाइजिंग या फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, ये कितनी होती है, ये होती है 400 to 700 नैनोमीटर, मतलब फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन हमारी विजिबल रीजन के ही लगभग होती है, मतलब हमारी विजिबल लाइट भी तो ये होता है, विजिबल रीजन भी तो यही होता है 400 नैनोमीटर to 700 नैनोमीटर। तो यूजुअली हमारा फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन इतना ही होता है, विजिबल के ही करीब होता है, ठीक है, विजिबल वाला ही होता है, आप समझ सकते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसमें क्या होता है, इसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होता है, हम लोग इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट्स पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे वो वाले स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में, ठीक है, वहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्लू एंड रेड लाइट होती है, इन दो लाइट्स पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये पॉइंट हम लोग इसी चैप्टर में कम से कम दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मिनिमम मैक्सिमम होता है, मिनिमम भी मैंने आपको ओरली वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। मिनिमम किस पे होगा, ग्रीन लाइट पे, क्योंकि ग्रीन लाइट तुमको दिखता है ना, लीफ क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोफिल का कलर हमें ग्रीन दिखता है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ग्रीन, मोस्ट या ऑलमोस्ट सारा, ऑल या ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ग्रीन कलर इज रिफ्लेक्टेड बैक। हम बोलते हैं मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, इसलिए रिफ्लेक्ट बैक ही हो जाएगा, अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस भी बहुत कम कर पाएगा। तो ये था लाइट क्वालिटी। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट जो हमको लाइट के अंदर ही पढ़ना है, वो है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कि लाइट कितनी देर के लिए मिल रही है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की ड्यूरेशन क्या है। तो हम बोलते हैं लाइट ड्यूरेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम बोलते हैं डायरेक्टली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्ट नहीं करता, अपनी ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कौन अफेक्ट करता है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है वो हम लोग को भी पढ़ते हैं, ठीक है। ओवरऑल तो मतलब देखिए पढ़ने तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें अगर आप उनको बताऊँ, देखिए क्या होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट में, तो ये होगा ना कि दिन में कितने टाइम मिल रही है ना, फिर कितने टाइम के लिए लाइट है उसके पास, हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स है ना, ये सब कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो मतलब रेयरली होता है ये भी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे नहीं डिपेंड, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, बट या इनडायरेक्टली इस पर डिपेंड करती है ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला एक्सटर्नल फैक्टर विच इज़ लाइट। अब इसके बाद हम लोगों को जो अपना सेकेंड एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ना है वो कौन सा है, वो है CO2, ओके। CO2
CO2 कैसे होता है देखिए, इट इज़ द वन ऑफ द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। इट इज़ वन ऑफ द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। मेजर क्यों? क्योंकि मेनली यही कम हो सकता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। मेजर लिमिटिंग फैक्टर, ओके। अब इसमें क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन वैसे हमारे आसपास का जो होता है वो कितनी होती है कंसंट्रेशन, सॉरी, हम लोग बोलते हैं कि कंसंट्रेशन हमारे आसपास की एयर में कितनी होती है CO2 की, हम लोग बोलते हैं 0.03% टू 0.04%, ठीक है। हम जब बोलते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर में हम बोलते हैं हमारे ऑक्सीजन का तो 21% होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की, ठीक है, उसके बाद किसकी होती है ऑक्सीजन की 21%, फिर हम बोलते हैं सबसे कम होती है वो होती है हमारे पास CO2 की, ठीक है। और अदर गैसेस भी होती है इसमें काफ़ी सारी, तो CO2 की होती है 0.03 टू 0.04%, विच इज़ फार लो, इट इज़ फार लो देन द ऑप्टिमम, फार लो देन द ऑप्टिमम, फार लो देन द ऑप्टिमम CO2 कंसनट्रेशन रिक्वायर्ड। मतलब जो CO2 कंसनट्रेशन एक्चुअली प्लांट्स को चाहिए, ये कंसनट्रेशन उससे बहुत कम है। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्लांट्स को अपनी CO2 कंसनट्रेशन को बढ़ानी पड़ेगी। हम लोग बोलते हैं आइडियली जो प्लांट की CO2 कंसनट्रेशन होती है जिसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है 0.05, मतलब इस वैल्यू से थोड़ा सा ही ज़्यादा इंक्रीज़ करना होता है प्लांट को। तो बोलते हैं इससे क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम रेट, इस कंसनट्रेशन पे जो होता है ना मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट बियॉन्ड इट, अगर इससे ज़्यादा हो गया, मतलब अगर 0.05% से भी ज़्यादा आ गया तो क्या होता है, इट कॉजेज द डैमेज टू द प्लांट, लॉन्ग रन में डैमेज कर देगा प्लांट को इससे भी अगर ज़्यादा CO2 कंसनट्रेशन मिल गई तो, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, अगर लो लाइट इंटेंसिटी होगी, एट लो लाइट इंटेंसिटी एंड हाई CO2 कंसनट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, इन दोनों ही केसेस में अगर लो लाइट इंटेंसिटी होगी और हाई CO2 कंसनट्रेशन हो जाएगा तो C3 या C4 प्लांट्स में से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, बट मतलब इंक्रीज या डिक्रीज शो नहीं करता। बट अगर हाई लाइट इंटेंसिटी हो गई, हाई लाइट इंटेंसिटी हो गई, और ये कंडीशन हम लोगों ने यही रखी, कौन सी, एक ये इस कंडीशन को चेंज कर दिया, हाई को लो कर दिया, बट CO2 कंसनट्रेशन को हाई रखा, हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई CO2 कंसनट्रेशन। तो देखिए लो लाइट इंटेंसिटी और हाई CO2 कंसनट्रेशन पे तो C3 C4 में से कोई भी इफेक्ट शो नहीं करा था, नाइदर डिक्रीज नॉर इंक्रीज, पर अगर हाई लाइट, अगर मैंने इसको लो लाइट को हाई लाइट इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया, बट इसको मैंने हाई CO2 कंसनट्रेशन ही रखा, दिस इज़ द आइडियल और द बेस्ट optimum condition for photosynthesis. This is the optimum condition, this is the optimum condition for photosynthesis for both C3 and C4 plants, मतलब दोनों ही प्लांट्स अपना जो है इस कंडीशंस पे अपना फोटोसिंथेसिस को अच्छे से शो करेंगे, ठीक है। दिस शो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपको याद रखना है कि C4 प्लांट्स में सैचुरेशन कब होता है, C3 प्लांट्स में सैचुरेशन कब होता है। देखिए C4 प्लांट्स पे जो सैचुरेशन होता है वो हो जाता है 450 ppm, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। और जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें कब होता है सैचुरेशन, उनमें सैचुरेशन होता है 360 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ये होता है। अब इसको याद करने का तरीका ये हो कि मुझको बिल्कुल भी याद नहीं होता था पहले, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, छोटी सी देख लीजिए। C3 प्लांट्स में इसका कितना होता है 360 ppm पे इसका जो होता है पार्ट्स पर मिलियन पे सैचुरेशन हो जाता है। इसको याद कर सकते हैं, हमारा जो नीट का पेपर होता है, नीट के पेपर में जो बायोलॉजी सेक्शन होता है कितने मार्क्स का होता है, 360 मार्क्स का, ठीक है, 360 मार्क्स का होता है। और अगर हम पेपर करते हैं नीट का, सबसे पहले कौन सा सेक्शन आता है, फिजिक्स आता है, फिर केमिस्ट्री आता है, और फिर कौन सा सेक्शन आता है, बायो आता है। तो जो बायो सेक्शन होता है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 3rd नंबर पे आ रहा है। 3rd नंबर पे आ रहा है तो C3 प्लांट्स, और ये कितने नंबर का होता है टोटल, 360 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 360। तो इनमें सैचुरेशन C3 प्लांट्स कितने पे सैचुरेशन शो करते हैं, 360 ppm पे, और जो बचा हुआ होगा वो 450 होगा C4 प्लांट्स पे। जस्ट अ वे टू रिमेंबर
कुछ भी करो कैसे भी करो याद होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब हम लोग बोलते हैं कि C3 प्लांट्स जो होते हैं ना, दे रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंसनट्रेशन एंड शो इंक्रीज फोटोसिंथेटिक रेट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अगर C3 प्लांट्स हैं, अगर मेरे पास C3 प्लांट्स जो हैं, अगर उनको हाई CO2 कंसनट्रेशन दी जाए तो हाई CO2 कंसनट्रेशन पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्डेशन लोन यहाँ पे तो देखा, यहाँ पे हाई CO2 कंसनट्रेशन था पर लो था, पर यहाँ पे भी तो हाई रखा ना, तो ऑप्टिमम कंडीशन हो गई। बस इस लो लाइट इंटेंसिटी को हाई लाइट में कन्वर्ट कर दिया था इंटेंसिटी में। CO2 कंसनट्रेशन दोनों ही जगह हाई रखी। तुम क्या बोलते हैं, अगर हम C3 प्लांट्स को अगर हाई CO2 कंसनट्रेशन में रखें, अगर CO2 कंसनट्रेशन हाई रखें तो इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये अपनी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। देश हुआ हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की रेट को बढ़ा देते हैं, इट इंक्रीजेस, ओके। फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज हो जाएगी तो हाइयर प्रोडक्टिविटी आएगी, हाइयर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, देखिए C3 प्लांट्स को हम लोगों को क्या करनी है, हायर प्रोडक्टिविटी करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग ग्रीन हाउस यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस में क्या होता है, अगर आप लोगों ने देखा भी हो अपने आसपास लोकेलिटी में, या कहीं आप लोग घूमने गए हो तो आसपास में होता है, ठीक है। क्या होता है, देखिए ग्रीन हाउस में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं, और उन प्लांट्स के आसपास हमें ग्रीन कलर का, आप लोगों ने देखा होगा एक कपड़ा सा ढक के रखते हैं, एक शीट टाइप ग्रीन कलर की प्लांट्स होते हैं अंदर, और अंदर ढक के रखते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, देखिए प्लांट्स अपना क्या करेंगे, O2 को लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स इसको लेते हैं, CO2 को लेते हैं और O2 रिलीज़ करते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, अपने तरफ से ये लोग वो भी करेंगे, क्या करते हैं, अपनी तरफ से ये लोग फोटो रेस्पिरेशन करेंगे तो CO2 भी रिलीज़ करेंगे एनवायरमेंट, तो वो CO2 थोड़ा बहुत जितना भी रिलीज़ करेंगे वो ट्रैप हो जाता है इस ग्रीन हाउस के अंदर। और अगर वो CO2 ट्रैप हो गई तो यहाँ पे हाई CO2 कंसनट्रेशन मेंटेन हो गई। और मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं मेरे होते हैं C3 प्लांट्स, तो अगर ये हाई CO2 कंसनट्रेशन हो गई तो ये CO2 प्लांट्स को तो हाई CO2 कंसनट्रेशन इनके लिए फेवरेबल होती है, तो इनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि कुछ C3 प्लांट्स, फॉर एग्जांपल टोमेटो हो गया और बेल पेपर हो गया, इनको किस में ग्रो करते हैं, इनको हम इस तरह के, इन दोनों को, टोमेटो और बेल पेपर को हम लोग इस तरह के ग्रीन हाउस सेटअप्स में ही यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, ताकि इसमें इनका टेम्परेचर भी हाई रहता है, टेम्परेचर कंडीशन भी हाई रहती है और CO2 कंसनट्रेशन भी हाई रहती है, जिससे कि टोमेटो और बेल पेपर की यील्ड बढ़ती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को जो अपना थर्ड करना है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में, वो है टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर टेम्परेचर में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं डार्क और एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होती है ना, वो टेम्परेचर पे ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि जो लाइट जो डार्क पे नहीं है, जो लाइट में हो रही है, उनको तो सनलाइट ऐसा जो मिल ही रही है, तो उनके लिए तो टेम्परेचर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब धूप वगैरह हो चाहिए तो वो तो मिल ही जाती है सनलाइट से, ठीक है। सो जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं वो मोस्टली होते हैं डार्क या एंजाइमेटिक रिएक्शंस। डार्क एंजाइमेटिक रिएक्शंस किस पे डिपेंड करते हैं, दे मोस्टली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, डिपेंडेंट, ठीक है, ओके। नाउ ट्रॉपिकल प्लांट्स शो हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम, वाइल टेम्परेट प्लांट्स शो लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। जो ट्रॉपिकल होते हैं, जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हायर ऑप्टिमम चाहिए होता है, उनको टेम्परेचर जो होता है चाहिए होता है ना, हायर ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड। और जो टेम्परेट होते हैं उनको कैसा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, उनको लो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इसका रीज़न किस में छुपा है, इसका रीज़न छुपा है, अब जब हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे, ग्लोब देखिए, हमारा अर्थ होता है, अर्थ में हमारा इक्वेटर होता है, ठीक है, 0 डिग्री। अब इसके बाद क्या बोलते हैं हम, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। इसके बीच का जो रीजन है मेरा कौन सा रीजन आता है, मेरा ट्रॉपिकल रीजन होता है। और फिर इसके बाद मेरा कौन सा रीजन होता है, टेम्परेट रीजन, टेम्परेट टेम्परेट। और उसके बाद कौन सा आता है, अगर ये नॉर्थ पोल है मान लो और ये साउथ पोल है, तो साउथ पोल के पास आ जाता है मेरा अंटार्कटिक। और नॉर्थ पोल के पास कौन सा आ जाता है, अंटार्कटिका। और यहाँ पे कौन सा आ जाता है, आर्टिक। तो जो ट्रॉपिकल होता है ये 0 डिग्री होता है,
ठीक है। तो क्या करता है इनमें, लैटिट्यूड होता है, लेटी हुई लैटिट्यूड है, ठीक है, याद करने का ट्रिक है। लाइंस जो लेटी हुई है वो कौन सी होती है, लैटिट्यूड, और जो ऐसे स्ट्रेट लाइंस होती है वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूड्स। तो जो लैटिट्यूड होता है 0 डिग्री, इसमें क्या होता है, इसमें जो सन की रेज होती है वैसे डायरेक्टली फॉल करती है, ऐसे डायरेक्टली फॉल करती है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, तो जो यहाँ के प्लांट्स होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं फॉर हायर ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनको हाई टेम्परेचर ही चाहिए होती है, क्योंकि वो अडेप्टेड होते हैं इस टेम्परेचर को, तो उनको हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है टू डू द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। और जो टेम्परेट होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली तो सनलाइट फॉल नहीं करी, वैसे तिरछी फॉल करती है सनलाइट टेम्परेट रीजन्स में, ऐसे सनलाइट से तिरछी फॉल करती है टेम्परेट रीजन्स पे, ठीक है। और अंटार्कटिक और आर्टिक पे तो बहुत कम करती है, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो यहाँ पे टेढ़ी फॉल करेंगे तो इनको, इनकी जो अडेप्टिव होती है, जो दे आर अडेप्टेड टू लो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो इनको मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनको लो टेम्परेचर ही काफ़ी होता है, लो ऑप्टिमम टेम्परेचर इनको चाहिए होता है। अब इसके लिए हम बोलते हैं जो C3 प्लांट्स होते हैं वो किस पे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो लो टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड करते हैं, लो टेम्परेचर पे, जो कि कितना होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ओके। और जो मेरे C4 प्लांट्स होते हैं उनको कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, उनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, कितना होता है, वो होता है 30 to 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जो प्लांट्स होते हैं वो जितना भी वाटर आप लोगों का अब्जॉर्ब करेंगे, उस वाटर का लेस दैन 1%, मतलब लेस देन 1% इज़ रिक्वायर्ड, मतलब लेस देन 1% वाटर जो प्लांट्स होते हैं वो लेते हैं, ठीक है। उनको लेस देन 1% ही वाटर जो होता है अब्जॉर्ब करते हैं, और उस लेस देन 1% वाटर से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए दे रिक्वायर लेस देन 1% ऑफ वाटर, ठीक है। अब जो क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, उसमें क्या होगा, मान लो उसमें वाटर का स्ट्रेस हो गया, तो क्या करता है, वाटर स्ट्रेस हो गया तो क्या करता है, जो उसका स्टोमाटा होता है, इस तरह से हम स्टोमाटा बनाते हैं, इस तरीके से स्टोमाटा बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। आसपास हमारे सब्सिडरी सेल्स होते हैं, और ये कौन सा है, मेरा स्टोमाटल पोर है। तो ये जो होता है ना, ये अपने आप के अपने पोर को इस तरीके से क्लोज कर लेता है, ठीक है। इनर वॉल्स आर थिक एंड आउटर वॉल्स आर थिक, इस बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या होता है, वाटर स्ट्रेस होगा, जब जब वाटर स्ट्रेस होगा तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। वाटर स्ट्रेस में जो स्टोमाटा होता है वो क्या कर जाता है, वो क्लोज कर जाता है, स्टोमाटा क्लोज कर जाए तो क्या होता है, उसे ट्रांसपिरेशनल लॉस कम होगा, ट्रांसपिरेशनल लॉस कम होगा तो वाटर कम जाएगा, ठीक है। रेस्ट ट्रांसपिरेशन कम होगा तो वाटर लॉस भी क्या होगा, कम होगा। देखिए जो वाटर की कमी होती है ना, अगर वाटर कम है प्लांट के पास, अगर इफेक्ट ऑफ वाटर हम लोगों को देखना है, वाटर लेस, ट्रांसपिरेशन कम होगा तो वाटर लॉस जो होगा वो लेस होगा। देखिए अगर पानी प्लांट के पास कम होगा ना, तो फोटोसिंथेसिस क्या, वो पूरा का पूरा प्लांट ही हम लोगों को दिखेगा कि इफेक्ट हो जाएगा। कैसे, उसकी लीव्स जो है वो झड़ जाएंगी, वो क्या करेंगे, वो व्रिंकल, उसकी जो लीव है वो क्या करेंगे, दे विल श्रिवल एंड फॉल ऑफ, ठीक है। लीफ व्रिंकल हो जाएंगी एंड दे फाइनली दे विल श्रिवल एंड दे विल फॉल ऑफ, ठीक है। प्लांट जो मुरझा जाएगा पूरा, पत्तियाँ गिर जाएंगी, फूल वगैरह मुरझा जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, जो इफेक्ट ऑफ वाटर होता है ना, इट इज सीन ऑन द होल प्लांट रैदर देन ऑन द फोटोसिंथेटिक रेट। फोटोसिंथेटिक रेट तो इफेक्ट होगी, पर उससे ज़्यादा क्या होता है, उससे ज़्यादा वाटर पे पूरा प्लांट का वो होता है, इफेक्ट आता है, ठीक है, वाटर पे। हावेवर प्लांट्स यूज लेस देन 1% ऑफ द वाटर, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल फॉर प्लांट्स, नॉट ओनली फॉर प्लांट्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे लिए भी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनीवेज, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ लिए, 3 करने थे लोगों को एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। वैसे एक्चुअली 4 कर लीजिए, मान लीजिए वाटर वाला जो पॉइंट था ये चौथा पॉइंट है। तो टोटल हम लोगों ने 4 फैक्टर्स करे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा CO2, फिर हम लोगों ने करा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा लाइट, फिर हम लोगों ने करा CO2, फिर हम लोगों ने करा टेम्परेचर, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा वाटर के स्ट्रेस के बारे में, मतलब वाटर के बारे में। अब इसके बाद हम लोगों को किस पे आना है, इसके बाद हम लोग आते हैं इंटरनल फैक्टर्स पे, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स, तो इंटरनल फैक्टर्स बेसिकली 2 हैं हमारे पास, 2 इंटरनल फैक्टर्स हैं जिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करती है। सबसे पहला तो है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के बाद है हमारा प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। ये 2 होते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है। क्लोरोफिल पे क्या होता है, देखिए इट इज़ द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। जो क्लोरोफिल होता है, देखिए तो हम लोगों ने देखा था CO2 मेजर लिमिटिंग फैक्टर था। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करेंगे, अगर इंटरनल फैक्टर की बात करें तो क्लोरोफिल होता है दैट्स द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। क्यों होता है मेजर लिमिटिंग फैक्टर, ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि सन की एनर्जी को, बिकॉज इट ट्रैप्स द सन्स एनर्जी,
तो जब ये सन की एनर्जी को ट्रैप करेगा तभी तो फोटोसिंथेसिस वगैरह होगा, तो इसलिए इट्स अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर। ओके, समझ गए आप लोग। इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बाद सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मान लीजिए अगर एक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर मेरा कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है और इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फाइनली हम लोग को क्या मिलता है फोटोसिंथेसिस से, ग्लूकोज। तो मान लीजिए अगर इस प्लांट सेल में, मान लो ये प्लांट सेल है और मान लीजिए इस प्लांट सेल ने बहुत सारा फोटोसिंथेसिस करा, तो इसमें बहुत सारा ग्लूकोज बन जाएगा। बहुत सारा ग्लूकोज बन गया तो बहुत सारा ग्लूकोज सेल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होकर कहीं। तो बोलते हैं ना सोर्स एंड सिंक, जब हम मास फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं तो एक सोर्स होगा और एक सिंक सेल होगा। तो सोर्स सेल से सिंक सेल में चला जाता है खान फूड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज जाइलम और फ्लोएम से, बेसिकली फ्लोएम से, है ना। पर डिजोल्व फॉर्म में जाइलम से भी वाटर आता है, फिर वाटर अगेन इट्स गिवन बैक। तो मास फ्लो हाइपोथेसिस में हम लोग पढ़ते हैं। एनीवेज, अगर बहुत सारा फोटोसिंथेसिस हुआ तो बहुत सारा ग्लूकोज बनेगा। बहुत सारा ग्लूकोज होने को मैंने कितने सारे एरो बनाए, बहुत सारा ग्लूकोज बना, तो बहुत सारा ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, अगर सेल के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज हो जाएगा तो सेल उस ग्लूकोज को तोड़ने लगेगा, और अगर सेल उस ग्लूकोज को तोड़ने लगेगा तो जो रेस्पिरेशन की रेट है वो बढ़ जाएगी, और अगर रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाएगी तो मेरी फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी। क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए वो क्या लेगा, वो रेस्पिरेशन के लिए प्लांट जो है वो ऑक्सीजन लेगा, CO2 गिव आउट करेगा। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इनटेक करता है, ऑक्सीजन गिव करता है। तो ऑपोजिट हो गए दोनों प्रोसेस, है ना। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आर एक्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। तो अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बन जाएगा प्लांट सेल में तो रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी और फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन रेट विल बी इंक्रीज्ड एंड फोटोसिंथेटिक रेट विल बी डिक्रीज्ड इफ इन द केस द प्लांट सेल stores accumulates the photosynthetic product in its cell, ठीक है। तो सब जो हर चीज़ होती है दैट शुड बी इन अ लिमिट, ठीक है। तो सब जो प्लांट होता है उसको हर एक चीज़ जो होती है अपने लिमिट में रखनी पड़ती है, ठीक है, अदरवाइज इट विल इंटरफियर विद द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। सो ऑन दिस नोट वी फिनिश दिस चैप्टर। ओके, हमारा जो ये चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से वील स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम लोग नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, नया चैप्टर हम लोग लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ऑफ 12th सिलेबस। ये हम लोगों ने 11th सिलेबस का एक कंप्लीट कर लिया। बिफोर आई वाज थिंकिंग कि सबसे पहले 11th और 12th को ऑल्टरनेट डेज पे करें, पर फिर मैंने सोचा कि हम लोगों को सबसे पहले 11th का चैप्टर कंप्लीट कर दे कम से कम एक, फिर 12th के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद विल स्टार्ट विद द 12th क्लास चैप्टर एंड दैट वुड बी बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन वाला चैप्टर होगा वो, ठीक है। या अदरवाइज कोई भी और चैप्टर होगा बट इट विल बी ऑफ 12th सिलेबस, ठीक है। 11th फिर एक 12th का, 11th 12th ऐसे करके हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे चैनल पे। ओके, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।